हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं और इसके बाद जो पेपर एनटीए ने कराए थे वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड में थे। जो दिसंबर 2018 है, दिसंबर 2018 के सारे पेपर ऑनलाइन मोड में है। तो आपके पास अगर पॉलिटिकल के अलावा कोई क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे उसे सेंड कर सकते हैं। ये 20 दिसंबर से आई थिंक 26 दिसंबर तक पेपर हुए थे जो एनटीए ने ऑनलाइन कराए थे। अगर आपके पास पेपर 1 है तो उसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो अगर मैं ये जुलाई 2018 की बात करूं तो इसमें ऑल इंडिया 8th रैंक मुझे मिला था। ठीक है, जुलाई 2018। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी भी साथ साथ अपने आपको मैं बताता रहूंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी मेरी वही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो पहला क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य, टीचिंग के नेचर और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को इनमें से कौन से डिस्कस करते हैं कि टीचिंग का नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आया था। जो टीचिंग और लर्निंग होती है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी आप टीचिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप किस लिए करते हैं? ताकि कोई लर्न करे, कोई सीखे। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रशिक्षण आपको वर्कशॉप में दिया जाता है और शिक्षण आप नॉर्मल क्लासरूम में करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो बी गलत है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल सही बात। जितने भी प्रकार की टीचिंग होती है उसके द्वारा क्या है, छात्रों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन किया ही जाता है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। अबे ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो भी गुड टीचिंग हो वो औपचारिक ही हो। इनफॉर्मल जो टीचिंग होती है, इनफॉर्मल टीचिंग से भी तो आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग, फॉर एग्जांपल आप प्रकृति में जा रहे हो, नेचर से आप कुछ सीख रहे हो, तो वो भी तो एक अच्छे प्रकार का शिक्षण होता है। तो डी गलत है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति हो। मैं भी यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ, 28-29 साल का हूँ। तो वरिष्ठ व्यक्ति होना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है एक टीचर का। एक बच्चा भी अच्छा टीचर हो सकता है। ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो ये भी एज इट इज रिपीट हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है। जो टीचिंग होती है सामाजिक कृत्य है क्योंकि टीचिंग एक क्लासरूम में की जाती है और क्लास को हम सोशल एंटिटी मानते हैं। क्लासरूम में बच्चे जो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग इंडिविजुअल होती है। एक व्यक्ति ज्यादा सीख पाता है, दूसरा कम, तो वो इंडिविजुअल है। तो यहां पे सही होंगे ए, सी एंड एफ। ए, सी एंड एफ, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता मींस लर्नर। एक जो लर्नर होता है, जो चीजों को लर्न कर रहा है, उसकी कौन सी विशेषता इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देती है? तो यह है अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान। अब बाकी के 3 देखोगे। अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, यानी उसके माता पिता अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, माता पिता का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगमकर्ता के साथी समूह, अब कुलीग्स से क्या लेना देना है? परिवार का आकार, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, एज इट इज क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। नीचे 2 समूह दिए गए हैं। इसमें एक तरफ आपको शिक्षण विधि दिखेगी और दूसरी तरफ आपको सफलता या इफेक्टिवनेस दिखेगी कि किस टीचिंग मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे व्याख्यान देना। व्याख्यान किस लिए दिए जाते हैं? व्याख्यान देना। व्याख्यान जो दिए जाते हैं, लेक्चर जो दिए जाते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है? स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण किया जाता है। स्पष्ट भाषा में जो भी सब्जेक्ट होता है
उसको कम्युनिकेट किया जाता है। टीचर आता है क्लास में, लेक्चर देता है किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर और चला जाता है, तो ये है लेक्चर मेथड। दूसरा है समूहों में चर्चा करना। तो जब समूहों में आप चर्चा करोगे, दैट्स मीन ग्रुप कम्युनिकेशन आप करोगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी समूहों में चर्चा करते हैं तो वहां पे क्या है, प्रतिभागियों की भागीदारी देखी जाती है, पार्टिसिपेशन वहां पे देखी जाती है कि किस प्रकार से पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं। सी में दिया है विचारावेश प्रक्रिया। विचारावेश प्रक्रिया, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्या है, विचार निकालने हैं। लाइक मैंने आपको जल प्रदूषण का, वाटर पॉल्यूशन के ऊपर आपके सामने क्या है, एक विचार रखा और आपने अपने विचार उसके ऊपर रखने हैं, तो ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो एक आदमी बोलेगा कि जल प्रदूषण किससे, गंदे पानी को जल में बहाने से होता है, मलमूत्र से होता है, गाय नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे हो रही है। तो विचारावेश में क्या होता है, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रतिभागियों द्वारा। चौथा हमारा बचता है, यह है अभिक्रमित अनुदेश पद्धति। अभिक्रमित अनुदेश पद्धति, तो ये भी रिपीट हुआ है। अब ये जो अभिक्रमित अनुदेश पद्धति होता है, इसमें क्या, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति, यानी फीडबैक दी जाती है। इसमें आप अभिक्रमित से ही आप ये समझ पा रहे हैं, अभिक्रमित से यहाँ पे प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाती है और लघु पदों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसका 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उनकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था समेटिव से। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था समेटिव फॉर्मुलेशन इवेल्युएशन से, समेटिव। और इस बार किससे आया है, इस बार आया है फॉर्मुलेटिव से, फॉर्मुलेटिव से। तो लास्ट ईयर जो मैंने आपको बताया था समेटिव इवेल्युएशन, समेटिव मूल्यांकन क्या होता है। समेटिव मूल्यांकन होता है जिसमें आप समराइज करते हैं चीजों को, कंक्लूड करते हैं चीजों को। जैसे आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, उसको समेटिव बोला जाता है। आपके 6 मंथ के बाद जो आपके हाउस एग्जामिनेशन होते हैं, उसको भी समेटिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद, कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद जो इवैल्यूएशन प्रतिभागियों का किया जाता है कि इनको कितना समझ आया, उसे भी समेटिव कहा जाता है। लेकिन जो फॉर्मुलेटिव होती है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, ये कंटिन्यूस चला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के साथ साथ ही आपका इवैल्यूएशन कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपसे बीच बीच में पूछ रहा हूं, हाँ जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप आंसर दोगे हाँ समझ आ रहा है। तो वो क्या होता है, फॉर्मुलेटिव, जो साथ साथ किया जाता है। समेटिव किया जाता है लास्ट में। तो अब देखते हैं इसको। यहां पे आपको फॉर्मुलेटिव पहचानने हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। तो शिक्षक शिक्षण कार्य जब पूरा होता है तो वो होता है समेटिव, यानी पूरा आपकी क्लास खत्म होगी, आपका एनुअल एग्जाम के बाद आपको ग्रेड दे दिए गए। तो ये तो नहीं है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात। साथ ही साथ वो क्या करता है, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि, यानी आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। अब देखो, छात्रों को अंक देता है, दैट्स मीन ये समेटिव है। लास्ट में आपको अंक देंगे जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों को के संदेहों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात। कक्षा में ही छात्रों के संदेशों को ऑन द स्पॉट उसको स्पष्ट करना, तो ये फॉर्मुलेटिव है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल के बाद अभिभावकों को रिपोर्ट देना, तो ये जो 3 त्रैमासिक एग्जाम होते हैं 6 महीने के बाद होते हैं, तो समेटिव के उदाहरण है। एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अभिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो 4th यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर उसी टाइम पूछे जाएंगे ताकि टीचर को पता लगे कि हाँ इतना इनको समझ आ रहा है। तो इसका करेक्ट होगा बी, डी एंड एफ।
बी, डी एंड एफ, 4 इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एज इट इज। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रकार की टीचिंग होती है वो लर्निंग के लिए ही की जाती है, आपको लर्न करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए की जाती है, तो बिल्कुल सही है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, बिल्कुल गलत। एज इट इज रिपीट हुआ है, ये बोल रहा है कि जितनी भी लर्निंग है वो टीचिंग के द्वारा आपको मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लर्निंग आपको, मैं पहले बहुत एग्जांपल दे चुका हूं, कुछ लर्निंग आपका सिर अगर पत्थर से बच जाए, पार दीवार से बच जाए, तो वो भी तो आप लर्न कर रहे हो, आपको टीचिंग तो यहाँ पे किसी ने नहीं की। तो ए सही है, आर गलत है, दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे शोध के प्रकार दिए गए हैं और उसकी विशेषताएं यहां पे दी गई है, बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, एज इट इज मैं बोल रहा हूं यहां पे। तो मौलिक शोध, मौलिक शोध का मतलब होता है जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, लाइक आप किसी थ्योरीज जो आपकी होती है, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, लाइक आप ग्रेविटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो मौलिक शोध है। तो मौलिक शोध का मतलब होता है सिद्धांत निर्माण करना, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादकता व्याख्या का विकास करना, ठीक है। जहां पे आप सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हो वो है मौलिक शोध। दूसरा है व्यवहत शोध, व्यवहत शोध को बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च। तो सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च की जाती है, फंडामेंटल रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च से जो थ्योरी आपको मिली उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब हुआ, अप्लाइड रिसर्च का मतलब यहां पे हुआ प्राविधिक संसाधनों को समृद्ध करना। यानी जो आपके पास पहले से थ्योरी मिल गई है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने आगे लागू करना है, उसको आपने क्या करना है, लागू करना है। दूसरा ये तीसरा क्रियात्मक शोध, ये तो 10 से 12 बार आ चुका है, एक्शन रिसर्च इसको बोला जाता है। एक्शन रिसर्च कहां की जाती है, एक्शन रिसर्च जो की जाती है हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। यानी हस्तक्षेप करोगे आप किसी चीज में, जो आपकी अभी करंट कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई है, उसमें आप हस्तक्षेप करोगे और उसमें सुधार लाने की आप कोशिश करोगे। और चौथा है मूल्यांकन परक शोध, मूल्यांकन मतलब इसमें आप क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे चीज का। तो ये है हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, 6 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। यानी एक्शन रिसर्च जो होती है, एक्शन रिसर्च का आपने वो बताना है कि क्रम क्या होता है, किस प्रकार से हम एक्शन रिसर्च करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज 4 बार रिपीट हो चुका है, एज इट इज। तो सबसे पहले जब भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो कोई चीज हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। हम प्लानिंग करेंगे कि मैंने क्लास, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में क्या है, बहुत ज्यादा बच्चे नॉनसेंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक प्लान बनाऊंगा कि इस तरीके का प्लान मैं करूंगा कि जो भी स्टूडेंट शोर करेगा उसे मैं दंड दूंगा। तो सबसे पहले मैंने प्लान बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्ट किया। सबसे पहले मैंने प्लान बनाया कि कोई भी स्टूडेंट अगर शोर करेगा तो मैं उसके ऊपर क्या है, डंडे से उसको मारूंगा। तो मैंने उसके बाद क्या करूंगा, मैं एक्ट करूंगा। फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा चीजों को कि मैंने इनको डंडों से मारा, क्या उसके बाद ये शांत हुए कि नहीं हुए। ठीक है, शांत होने के बाद क्या, अगर वो शांत हुए तो मैं वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा मेरा प्लान, मेरा प्लान क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं उनको डंडे मारना शुरू कर दूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। तो डी हिंदी में भी देख लीजिए, नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। यहाँ पे रिसर्च मेथड है, रिसर्च की जो प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया इसमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई
कर पाओगे, सबसे पहले क्या है, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। कोई आप प्रॉब्लम को पहले क्या करोगे, आप फॉर्मुलेट करोगे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। उसके बाद आप वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा करोगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन करोगे। फॉर्मुलेशन फॉर एग्जांपल, आप कोई रिसर्च कर रहे हो वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, तो वोटिंग बिहेवियर में आप क्या देखना चाहते हो, वहां पे आप रिसर्च प्रॉब्लम उसको फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद आप वोटिंग बिहेवियर से क्या समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा करोगे। उसके बाद आप परिकल्पना हाइपोथेसिस सेट करोगे। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद प्रस्तावित समाधान के परिणामों को आप निगमित करोगे और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी सबसे लास्ट में होती है, जो आपका कंक्लूजन चैप्टर होता है। तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, आई थिंक 2013 का। अब देखिए, शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप, प्रारूप में कभी भी रिसर्च एथिक्स नहीं लगता है। आप ड्राफ्ट एज इट इज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में किसी ने एक रिसर्च की है, वहां पे उन्होंने रिसर्च का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है या फिर आप ड्राफ्ट है, वो ऐसा था, 8 चरणों का था। तो आप इसको 8 चरणों में रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिसर्च एथिक्स नहीं लगेगा। गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीक, ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी तकनीक यूज कर सकते हैं। आपको रिसर्च एथिक्स के लिए यहाँ पे नहीं बोला जाएगा। शोध के समग्र को परिभाषित करना ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब आप साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्ट करोगे, आपने क्या है, एक साक्ष्य के ऊपर आधारित, साक्ष्य मतलब आपने फील्ड में गए और वहां पे आपने चीजों को ऑब्जर्व किया और साक्ष्य एकत्रित किए, और उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग गलत कर रहे हो तो वो आएगा आपका किसके दायरे में, शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स के दायरे में। तो ये सेम रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस कार्यकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं सारे के सारे। अब देखो, यहां पे बोल रहा है, एक तो क्रिएटिव वहां पे आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए वहां पे एनालिटिकल। क्रिएटिव और एनालिटिकल चिंतन किस में होता है? हालांकि इन सब में क्रिएटिविटी होती है, सब में। एनालिटिक्स भी आप, एनालिसिस भी आप सभी में करते हैं, लेकिन हाईएस्ट किस में है, आपने वो बताना है। शोध सारांश को तैयार करने में, हालांकि यहाँ पे क्रिएटिविटी लगती है, लेकिन यहाँ पे सृजनशीलता उतनी ज्यादा नहीं होती है और समीक्षा भी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है। संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो है शोध सम्मेलन। शोध सम्मेलन में क्रिएटिविटी भी होती है, क्योंकि जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पे आएंगे और एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग विचार देंगे। ये एक पॉलिटिशियन आया, ये एक जर्नलिस्ट आया, ये एक एडवोकेट आया, ये रिसर्च स्कॉलर है, ये टीचर है, ठीक है, ये एक प्रोफेसर है, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ही टॉपिक पे अपने विचार प्रस्तुत किए एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहां पे डेफिनेटली समीक्षात्मक प्रक्रिया ज्यादा होगी। वहां पे क्या है, एनालिसिस बहुत अलग अलग तरीके से होगा। तो 10 का सी करेक्ट आंसर है। 11 से 15 पैराग्राफ है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षागत संप्रेषण। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कुछ उद्दीपक स्टिमुलेशन की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? कक्षा के अंदर अब ये उद्दीपक क्या होते हैं? उद्दीपक होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टिमुलेशन जो करते हैं हमारे अंदर किसी चीज की को जानने की हमारी इच्छा को कहा जा सकता है उद्दीपक, ठीक है। तो उद्दीपक कैसे होते हैं, उसकी स्वीकार्यता होती है चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन यानी क्लासरूम में जो बच्चा जितना ज्यादा ध्यान देगा उसको उतना ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं और वो पहले क्या है, फॉर्मूला बता रहे हैं, ए बी का स्क्वायर का, इस तरीके का कोई फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर उस टाइम स्टूडेंट का ध्यान इस फॉर्मूले के ऊपर नहीं था, उसके बाद पूरा 1 घंटा भी पढ़ा लेना तो वो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो सिलेक्टिव अटेंशन थी वो उस फॉर्मूले की तरफ नहीं थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे गलत बात बोल रहे हैं कि टीचर क्या है जो क्लासरूम में संदेश देता है, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन करता है, बाद में वो लाइफ के लिए उपयोगी ही नहीं है। यानी बाद में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो उपयोगी नहीं है, ये बोलना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अब देखो डेफिनेटली एक सही है तो एक गलत है, तो आर को सही होना ही पड़ेगा। दैट्स मीन ए डी इसका करेक्ट आंसर है, एक गलत आर सही। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ये दोनों अंतर विरोधी यहाँ पे क्या है, अंतर विरोधी यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दी गई है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो इस प्रकार के कथन को क्या बोला जाता है कि एक सही हो सकता है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। एक का सही होना दूसरा का गलत हो जाना ये विरोधाभासी है एक दूसरे का, ठीक है। दैट्स मीन एक ही सही है इनमें से। तो जो कक्षा में कुशल संप्रेषण है वो स्वाभाविक क्षमता नहीं है, वो अर्जित क्षमता होती है। क्लासरूम में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो टीचिंग जो हमारी स्किल होती है वो अर्जित क्षमता होती है, ना कि हमें बचपन से मिलेगी। जन्मजात ऐसा नहीं होता है, हम अपनी स्किल को क्या है इंप्रूव कर सकते हैं। तो ए गलत है, आर सही, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्तिकारी प्रक्रिया है। तो इसको देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा टफ है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है, ट्रांजेक्शनल प्रोसेस होती है। यानी इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन होती है ज्ञान की ट्रांजेक्शन होती है। टीचर यहां से ज्ञान का कोई ट्रांजेक्शन करता है, स्टूडेंट उस ट्रांजेक्शन को अर्जित करता है। तो कक्षागत जो संप्रेषण होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है, वो ट्रांजेक्शनल प्रक्रिया होती है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है किसका, ज्ञान का, ठीक है। कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेशीय होती है, बिल्कुल गलत है। अगर टीचर ये ही कल्पना नहीं कर पा रहा है कि जो सामने वाला स्टूडेंट है वो पर्पजिव तरीके से चीजों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं, एक हिस्ट्री का बैठा है, एक पॉलिटिकल का बैठा है, एक मैथ का बैठा है। अब मैथ वालों को आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने लगे के तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट उसको समझेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका पर्पज मैथ को समझना है, ना कि हिस्ट्री को समझना। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। दैट्स मीन इसका सी करेक्ट आंसर है। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ह्यूमन जो कम्युनिकेशन होती है, ह्यूमन कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है, उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो इनमें से कौन सा सही है। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ऐसे हाथ हिलाया, आपको हाथ हिला रहा है कोई, तो डेफिनेटली वहां से आपके अंदर कुछ विचार आएंगे कि वो टाटा कर रहा है मुझे, या फिर कोई आंख मारता है तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो इस तरीके से अशाब्दिक संप्रेषण भी विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, बिल्कुल सही बात। जो पीछे आया था ना कॉन्ट्राडिक्टरी, संप्रेषण क्या है, स्वाभाविक नहीं है, ये अर्जित क्षमता है। यानी कम्युनिकेशन स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। संप्रेषण एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है, संप्रेषण एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है, ये कुछ हद तक मुझे सही लग रहा है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है, ये भी सही है। जो यहां पे क्या है, ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर हो सकते हैं, ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, बैरियर हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन कभी भी खंडित नहीं होता है, यानी ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने आपको कम्युनिकेशन में पहले ही बता दिया था कि कम्युनिकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कम्युनिकेशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक घटना है जो हमारे जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पे खत्म होती है। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन कभी भी खंडित नहीं हो सकता है।
ये बात आपने याद रखनी है। हाँ, अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब है कि पूरा वहां पे ढांचा खत्म हो चुका है, लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता है। अधिक संप्रेषण का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा बकवास क्लास में मार रहे तो बच्चे बहुत ज्यादा सीखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। अरे, क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, क्लासरूम में जो आप वैल्यूज को सीखते हैं वो स्टूडेंट के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल गलत है। दैट्स मीन यहाँ पे ए बी एंड डी तो सही है, ए बी डी तो सही है, ए बी डी यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे ए नहीं है, ए यहां पे बी नहीं है। दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है, और इसके साथ ही हमारा सी भी सही हो गया कि संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहां पे श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला को पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है -1, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूं। ओके, अब ठीक है। ये यहां पे क्या दिया गया है, श्रृंखला। -1 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस होता है? 6 का डिफरेंस। 5 और 15 के बीच डिफरेंस होता है 10 का। 15 और 29 के बीच डिफरेंस होगा 14 का। ठीक है, तो यहां पे कितना डिफरेंस है? 6 और 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18। दैट्स मीन नेक्स्ट कितना होगा? 29 में अगर हम अब 14 + 4 करेंगे तो यहां पे डेफिनेटली 18, तो 29 और 18, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल आया 1, 3 और 1 4, 47 इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आराम से इसको आप समझ लेना, इसमें यहाँ 4 4 का डिफरेंस था, तो 20 का करेक्ट आंसर है। ओके, ये श्रृंखला आप कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे वाला मेथड है आपको अच्छा लगे तो उससे आप कर सकते हैं इसको। मैं क्या करता हूं, लाइक ये लिखा ए बी डी, इसके नीचे मैंने लिख दिया डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल। और अब यहां पे मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि इसके बीच डिफरेंस क्या है। ए और डी के बीच क्या है? बी और सी इन्होंने छोड़ा है, फिर डी के बाद क्या छोड़ा है? डी ई एफ जी छोड़ा है, फिर एच आ गया। तो यहां पे आपने सिंपली समझना क्या है, आप या तो पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे छोड़ा इन्होंने 2, यहां पे छोड़ा इन्होंने 3, यहां पे छोड़ा 4, यहां पे छोड़ा 5, नेक्स्ट छूटेगा 6। नेक्स्ट गैप कितना होगा? 6। तो एस के बाद 6 हम ले लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। 6 छोड़ने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका जेड। ओके, फिर अगले में देख लेते हैं, बी के बाद सीधा क्या आ गया है? जी। तो बी और जी के बीच क्या छोड़ा है? बी सी डी ई एफ। इन्होंने 4 छोड़े हैं पहले, नीचे देख लेते हैं, जी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल। यहां पे 5 इन्होंने छोड़े, नेक्स्ट एम है, तो 4 यहां छोड़े, 5 यहां छोड़ेंगे, 6 यहां छोड़ेंगे, 7 यहां छोड़ेंगे। तो बी के बाद आप 7 छोड़ेंगे, ठीक है, 7 यहां तो 8 छोड़ेंगे। बी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो नेक्स्ट होगा आपका के, जेड के। तो अब हम देख लेते हैं जेड के जिसमें है वही इसका करेक्ट आंसर है, तो जेड के हैं सिर्फ एक में, तो यहां पे 22 का करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी, जेड के यहाँ पे 2 में है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका मतलब हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा, तीसरे में कितना गैप है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पे 3 है। आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना उसी तरीके से पूरा का पूरा।
यदि वाराणसी का कूट इस तरीके से है तो कोलकाता का कूट क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं वाराणसी। वाराणसी का कूट, सॉरी, वाराणसी का कूट दिया है WCUESGZQ। तो कोलकाता का हमें पता करना है। तो इसमें हुआ क्या है, PQRSTUVW, यहां पे कितना छोड़ा है इन्होंने? 0। V के बाद सीधा W, A के बाद B छोड़ा है, दैट्स मीन एक यहां पे छोड़ा है, ABC। R के बाद PQRST, दो यहां पे छोड़े हैं, STU। A के बाद यहां पे 3 छोड़ने चाहिए, ABCD छोड़े हैं, और E आगे यहां पे 4 छूटने चाहिए, N JKLMNOPQRS 4 छूटे हैं, यहाँ 5 छूटेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 छूटेंगे। तो वैसे ही आपने कोलकाता का कर लेना है। तो ये आपने लिख दिया कोलकाता। कोलकाता के बीच आपने यहाँ पे पहले छोड़ना है 0, JK के बाद आता है LO, यहाँ पे आपने कितना छोड़ना है? यहाँ पे 0 छोड़ा था, यहाँ पे आपने 1 छोड़ना है। PQRST JKLMNO, O के बाद आ जाएगा LMNOPQ आ जाएगा, 1 छोड़ना है। फिर आप 2 छोड़ोगे, JKLMNO, तो ये आपने O छोड़ा। फिर यहाँ पे आपने 3 छोड़ना है, JKLMN छोड़ा, और यहाँ पे आ गया आपका O। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए LQOO। तो सिर्फ यहां पे दिया है, दैट्स मीन 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है D। ये छूट गया था। एक महिला ने अपने पति राकेश का परिचय कराते हुए, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय, ये कोई एक महिला थी, ये इसका पति है राकेश, इससे एक पुरुष का परिचय कराते हुए, ये कोई एक पुरुष है, इसका परिचय कराते हुए इस महिला ने कहा, इसके भाई के पिता, ये जो पुरुष है, ये जो राकेश है, ये जो राकेश है, महिला ने कहा ये जो राकेश है, ये जो पुरुष है, इसके भाई के पिता, इसका कोई भाई है, उसके पिता मेरे दादा। अब मेरे दादा, तो इसके दादा क्या होंगे? इसके दादा डेफिनेटली ये होंगे, दादा के इकलौते पुत्र है। दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? पापा। दैट्स मीन इसके जो दादा का बेटा है वो इसका पिता है, और वो राकेश का भी पिता है, इस औरत का भी पिता है और राकेश का भी पिता है। दैट्स मीन ये दोनों भाई बहन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। इसको आराम से आप एक बार समझ लीजिए, अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या होगा? इसको करने के 3 मेथड है, लेकिन आप अगर ये ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आंसर आपका करेक्ट निकल जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2 भाग इसके गए और 5 भाग इसके गए। अगर इन दोनों में, इसमें भी 16 जोड़ा जाता है, इसमें भी 16 जोड़ा जाता है, तो अनुपात हो जाता है 1:2। वो संख्याएं क्या है? तो एक एक करके आप पहले ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, इनमें से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। इसको आपको मैं करके बताता हूं। ये 32 और ये है 80। ठीक है, क्या है? 32 और 80। इसका अनुपात क्या? 2:5 है। इसको भी हम कर लेते हैं। तो 16 दूना 32, 16 पंजा 80। तो डेफिनेटली इसका अनुपात 2:5 है। अब हमने क्या करना है? अगर 16 और 32 में 16 जोड़ दिया जाए तो क्या वो 1:2 हो जाएगा? सॉरी, 32 और 80 में हमने क्या है? 16 प्लस कर दिए
32 में 16 प्लस किए तो 48 हो गया, इसमें 16 प्लस किए तो 96 हो गया। क्या ये 1:2 हुआ? बिल्कुल सही बात है। 48 का एक भाग होता है और 96 के 2 भाग होते हैं, क्योंकि 48 दूना 96 होता है। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या है? 1:2। अगर ऐसे समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 48/96। इसको तब तक काटो जब तक पूरा ना कट जाए। तो सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर इसको हमने 2 से काटा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, फिर हमने काटा 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, फिर ये कटेगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर वापस हमारे पास आ गया। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉन्केव दर्पण पर उससे पड़ने वाली बिंदु पर संग्रहित करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रज्ञा की एकाग्र शक्ति की तुलना किससे की गई है? एक कॉन्केव दर्पण से की गई है। और जहां पे तुलना की जाती है एक चीज की दूसरे चीज से, तो वो वहां पे देखा जा रहा है सादृश्य, वहां पे एनालॉजी इसके बीच देखी जा रही है। ये क्वेश्चन 12 से 13 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नीचे 2 आधार वाक्य दिए हैं और इसका आपने क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। अधिकांश नृतक शारीरिक रूप से फिट होते हैं, तो अधिकांश ये आपके नृतक है, अधिकांश की मैक्सिमम आपके नृतक होते हैं, शारीरिक रूप से फिट होते हैं। अधिकांश गायक नृतक है, तो अधिकांश गायक नृतक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। एक बार फिर बना लेता हूं, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अधिकांश नृतक मीन्स इस तरीके से। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश जो गायक है वो शारीरिक रूप से फिट है। तो ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। ये मैंने बनाया यहाँ पे पहले नृतक, ये मैंने नृतक बनाया, और ये क्या है, अधिकांश नृतक क्या है, शारीरिक रूप से फिट है, शारीरिक रूप से फिट है। अधिकांश गायक नृतक है, तो अधिकांश जो गायक है वो नृतक है। इस तरीके से ये बन गया। अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट है, तो अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट नहीं है, क्योंकि यहां पे सम कुछ ही है शारीरिक रूप से फिट। तो पहला तो यहां पे गलत है, क्योंकि इतने ही लोग शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश नहीं है। अधिकांश नृतक गायक है, तो अधिकांश नृतक डेफिनेटली गायक है, तो बी तो बिल्कुल सही है। बी यहां पे बिल्कुल सही है। ओके, तीसरा है अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नृतक है, तो नृतक डेफिनेटली अधिकांश है, तो यहाँ पे सी ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन हमने यहाँ पे देखने थे, बी और सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, तो 2 करेक्ट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है? 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। प्रकृति की समरूपता, प्रकृति की समरूपता क्या है? आगमनात्मक तर्क में पूर्व कथन होता है, पूर्व कल्पित। इंग्लिश में इसको एक बार देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि ये रिपीट हुआ है। ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्री सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग, तो यूनिफॉर्मिटी इन नेचर प्री सपोजिव होता है इंडक्टिव मेथड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 29, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। जो पालतू पशु है, पालतू पशु है वो कम खूंखार होते हैं, वो कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य माना जाए, गलत माना जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? यहां पे क्या है,
कि कम पालतू व्यक्ति कम खूंखार है, तो कम का मतलब यहाँ पे पालतू और खूंखार को गलत माना गया है। दैट्स मीन या तो सभी के सभी क्या है, पालतू जो जानवर है वो खूंखार हो सकते हैं, सारे के सारे या तो वो खूंखार हो सकते हैं या अधिकांश पशु खूंखार हो सकते हैं, क्योंकि इसको गलत माना गया है। तो ए और बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन चित्र के संदर्भ में सही नहीं है। वेन डायग्राम का जो ये 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है, बिल्कुल सही बात। ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है और तर्कों की वैधता की परीक्षण ये करता है। यह एक चित्र में न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है। यह निरपेक्ष न्याय ये निरपेक्ष न्याय की बात नहीं करता है। वेन डायग्राम सापेक्ष न्याय की बात करता है, ना कि निरपेक्ष सिलोजिज्म की बात करता है। सापेक्ष में मींस एक दूसरे के साथ ये कनेक्शन बताता है, ना कि निरपेक्ष। तो 3 यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मिल गया है। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 इसका बिल्कुल गलत है। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा डीआई पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये, और टेबल चार्ट के अंदर ये दिया गया है। इसमें क्या है, वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक चावल के उत्पादन के बारे में बताया गया है, 2012 से लेकर 2016 तक। तो इसमें 3 चीजें दी गई है। एक तो उत्पादन जो मिलियन किलोग्राम में हुआ है, दूसरा है निर्यात, ये भी मिलियन किलोग्राम में हुआ है, तीसरा है प्रति व्यक्ति उपभोग, केजी में दिया गया है, ओनली किलोग्राम में, कि एक व्यक्ति को कितना किलो मिल रहा है। 2012 में एक व्यक्ति को 36.25 किलो चावल मिल रहा है, इतना निर्यात करने के बाद। ठीक है, तो हम इससे क्या है, पॉपुलेशन भी टोटल निकाल सकते हैं इस डाटा के माध्यम से, कि कितनी पॉपुलेशन उस साल थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा ध्यान नहीं दो कि ये क्या है क्या नहीं है, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, इसके बिना भी आप निकाल सकते हो इसको। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक वृद्धि हुई। कहां पे चावल के उपभोग, तो चावल का उपभोग यहां पे है, वृद्धि कहां पे हुई, पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि। तो 36 से 35 हुआ है, यहाँ तो डिक्लाइन हुआ है, यहाँ तो नीचे को गिरा है। यहाँ 35 से 38 हो गया, ऑलमोस्ट 3 की वृद्धि हुई है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे छोटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2014 में 2013 की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि हुई है। अब अगला देखेंगे 38 से 40, तो 2 आता है, 40 से 42 तो यहाँ पे 1.5 के करीब आता है। तो 2014 में 2013 की अपेक्षा 2014 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी। अब देखो कैसे निकालोगे आप, वर्ष 2014 में पूछा गया है देश की जनसंख्या टोटल कितनी थी, तो कैसे आप इसको निकालोगे। उत्पादन हुआ था मिलियन किलोग्राम में, तो कितना मिलियन किलोग्राम उत्पादन हुआ है, यहाँ पे 238 मिलियन किलोग्राम हुआ है। और 130 क्या कर दिया इन्होंने, बेच दिया, निर्यात कर दिया 130। तो आपके पास बचा कितना, 8, 3 में से 3 गया 0, 108। 108 मिलियन केजी आपके पास चावल बचा था, 108 मिलियन केजी, और ये 38.7 किलो एक आदमी के पास गया। तो आपके पास कितना बचा है, 108 मिलियन केजी। 108 मिलियन केजी चावल आपके पास बचा है, तो वो कितना, अब इसको आप करोड़ में डिवाइड करेंगे। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये है 1 मिलियन, एक जीरो और लगा दी तो ये है 10 मिलियन, एक जीरो और लगा दी तो ये हो गया 100 मिलियन। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, 108 मिलियन, यानी 10 करोड़ 80 लाख केजी चावल थे। कितने चावल थे, 10 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़ 80 लाख चावल थे। और एक आदमी को अगर 35 किलो मिले तो हम इसको 35 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक आदमी को कितने मिले, 35 किलो चावल, सॉरी 35 नहीं है, 38 किलो चावल मिले हैं। तो अब इसको हम काट लेते हैं। 38 का हमने क्या है, डायरेक्ट 40 बना लिया, क्योंकि हमने पॉइंट में ज्यादा जाना नहीं है। तो ये हमने क्या है, 0 से 0 यहाँ पे काट दिया।
यहाँ 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, 7 चौका 28, अब यहाँ पे 0 बची, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 2.7 मिलियन के आसपास हमारे पास पॉपुलेशन है। 2.7 मिलियन, 2.7 मिलियन। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे 2.7 से ऊपर आएगा, एग्जैक्ट आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर इन दो में से एक है, 3 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 32 का, यस 32 का सी करेक्ट आंसर है। आपको एग्जैक्ट ये निकालना पड़ेगा, आपको क्या है 38 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, 2 पॉइंट कितना था वो, 10 लाख, 10 करोड़ 80 लाख को आपको 38 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.79। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? बहुत ही सिंपल, यानी निर्यात और उपभोग में अनुपात, तो निर्यात यहां पे दिया है, उपभोग यहां पे दिया है। निर्यात और उपभोग में अनुपात सर्वाधिक किस वर्ष था? तो ये आप यहां पे देख रहे हो 100 से ज्यादा यहां पे क्या है, निर्यात और उपभोग में। निर्यात था 88 और उपभोग है 44, तो 100% से भी इनके बीच ज्यादा गैप आप देख सकते हो। 116 और 40 के बीच डेफिनेटली 100% से कम है, यहाँ भी 100 से कम है, यहाँ भी 100 से कम है, लेकिन 42 और 88 के बीच 100 से ज्यादा का गैप पड़ रहा है, तो दैट्स मीन 2016 इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2012 से 2016 की अवधि में चावल का औसत उपभोग मिलियन केजी में कितना था? औसत उपभोग, औसत उपभोग आप कैसे निकालोगे? औसत उपभोग निकालने के लिए 2012 से 16 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको देखना पड़ेगा इसके और इसके बीच डिफरेंस, इन सब के बीच डिफरेंस देखना पड़ेगा। लाइक 186, ओके, लाइक 186 और 114 के बीच कितना डिफरेंस है? तो आपने ऑलमोस्ट 78 का है। फिर 202 और 114 के बीच इसको 80 मान के चलते हैं। आप पूरा एग्जैक्ट इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ये आप 90 के आसपास मान के चलते हैं। नो 90 नहीं, ये तो 108 के आसपास आ जाएगा। इसके और इसके बीच डिफरेंस कितना है? तो इसको भी आप 110 मान के चलो, यहाँ पे डिफरेंस 160 से प्लस है। पहले आपने ये जो डिफरेंस इसके बीच निकाला, फिर इन सारी संख्या को आपने प्लस किया और इसको क्या है 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। इसका जो टोटल जोड़ जो निकलेगा इन इसके बीच डिफरेंस का, ये है 500 समथिंग। 500 समथिंग को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 100। तो औसत उपभोग कितना है? 100 मिलियन के आसपास। तो ये है एक डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी प्रथमाक्षरी जिसका पूरा नाम है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, नो, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ना कि इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, एक गलत है। आईसीटी के अंतर्गत परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत श्रव्य, दृश्य, दूरभाष, कंप्यूटर, ये सारे के सारे आ जाते हैं। दैट्स मीन पी गलत है, पी गलत है, क्यू सही है, दैट्स मीन ओनली क्यू, 2 इसका करेक्ट आंसर है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया जाता है जिसका भार कम है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया जाता है जिसका भार कम है, अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हैं। वो कंप्यूटर में क्या यूज किया गया है? यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। अरे ऐसा हो सकता है, लैपटॉप में यूएसबी माउस की क्या जरूरत है? यूएसबी माउस ये वाला माउस होता है, इस तरीके का माउस जो होता है, इस तरीके से यूएसबी से ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे कौन सा इसकी वेट में या फिर भार में कमी होने वाली है? फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर आपके पास फास्टर तेज रैंडम एक्सेस रैम होगी तो उससे क्या है, आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी, ना कि उसका भार कम होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ब्लू रे ड्राइव, अगर BRD ब्लू रे ड्राइव आपने उसमें लगाई है, ब्लू रे ड्राइव से आप समझते हैं जो बड़ी बड़ी सीडियां होती है,
जिसमें आपकी मूवी बनती है, अगर इतनी बड़ी आपने लगा दी तो डेफिनेटली उसका क्या है, वेट बढ़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SSD, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ठीक है, SSHD। तो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव जो होती है इसका क्या है, आकार में ये बहुत कम होती है, इस तरीके से इतनी छोटी सी ये होगी, और डाटा ये 1 टेराबाइट तक या अब तो 10 टेराबाइट तक ये स्टोर कर पा रही है। इसका साइज कम होता है तो डेफिनेटली इसका आकार भी कम हो जाएगा। अब SD आपने देखा होगा, SD कार्ड मेमोरी कार्ड को बोला जाता है, इतना छोटा सा होता है, तो SD कार्ड की वजह से क्या है, वजन कम हो जाता है। निम्नलिखित ईमेल फील्ड में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेलों को जान सकेगा। ये स्वामी जो है, स्वामी को ईमेल भेजा गया है, वो किन किन को जान सकेगा। अब देखो टू क्या है, टू का मतलब है जिसको आपने ईमेल भेजा, तो ईमेल आपने भेजा राम को, राम नाम का व्यक्ति है कोई, ram@test.com को आपने ईमेल भेजा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब है कि एज इट इज, राम को ये मैसेज भेजा गया है और इसको कार्बन कॉपी भेजा गया है राज को और रवि को, ठीक है। तो राम राज और टेस्ट रवि इन तीनों को देख सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो यहां पे दिए हैं CC में, इसको कोई भी देख सकता है। BCC को ओनली ये ब्लाइंड है तो ओनली इसको वही देख सकते हैं जिसको भेजा गया है। तो जो स्वामी है, स्वामी किसको देख पाएगा, स्वामी राज को भी देख पाएगा और रवि को भी देख पाएगा। तो ramtest.com, rajtest.com और ravitest.com, राम को तो देख ही पाएगा क्योंकि ये एज इट इज टू किया गया है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में आपने रखना है। मेमोरी यूनिट, ये आई थिंक आप सबको आता होगा। सबसे छोटा होता है बिट के बाद आता है बाइट के बाद आता है किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट। तो डी जिसमें सबसे लास्ट में आया है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा बिट F पहला है और D लास्ट में है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रीड ओनली मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। रोम को ये बोल रहा है कि रोम वोलाटाइल मेमोरी होती है। रोम वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है अगर लाइट चली जाए तो आपका पूरा डाटा क्या है, वॉश हो जाएगा। तो रोम से तो पूरा डाटा वॉश नहीं होता, उसमें तो परमानेंटली स्टोर होता है। तो पी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ना कि वोलाटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, ये भी गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल होती है क्योंकि अगर लाइट चली जाए तो इसका पूरा का पूरा डाटा खत्म हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे गलत है। क्यू यहाँ पे सही है। सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल है, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडरी मेमोरी और रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो ओनली क्यू यहाँ पे सही है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्लाई ऐश की जो उस टाइम बात चली थी, फ्लाई ऐश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सूक्ष्म पोषक के रूप में किया जाता है। कृषि में इसका उपयोग किया जा सकता है, बंजर भूमि के विकास में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बांध और जल धारण संरचनाओं, जो बांध बनाने में फ्लाई ऐश का उपयोग, ईंटों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके सही आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक विपदाओं के समय निम्नलिखित प्रकारों के में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। नेचुरल हजार्ड में जिसका निश्चित एंड और प्रारंभ नहीं होता है वो आपको बताना है। भूकंप जो होता है इसका निश्चित एंड और प्रारंभ होता है, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेटें हैं, ये आपस में टकराई तो इसका एक निश्चित टाइम होता है, इस टाइम पे टकराई और कंपन कब तक रहेगी वो हम पता लगा सकते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। भूस्खलन जो होता है उसका भी एक शुरुआत होती है, यहां से आपका अगर भूस्खलन हुआ
तो इसकी एक शुरुआत होगी, जहां पे चट्टान आएगी वहां पे ये खत्म हो जाएगा। तो इसका भी प्रारंभ और अंत निश्चित होता है कि परमानेंट कोई भी भूस्खलन नहीं चल सकता है। प्रभंजन, हेरिकेन, हेरिकेन यानी जो आपके ये चक्रवात जैसे आते हैं, इसका भी एक सेंटर होता है कि यहाँ से ये चक्रवात शुरू हुआ और सीमा तक आने के बाद ये शिथिल हो गया, ढीला पड़ गया और ये खत्म हो गया। तो इसका भी एंड होता है। लेकिन जो सूखा होता है, जो आपका ड्रॉट होता है, सूखा का ना तो कोई प्रारंभ है ना कोई एंड है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, बिल्कुल सही बात है। जो कमरे के अंदर इंटरनल जो पॉल्यूशन हो जाता है कमरे के अंदर, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो कमरे के अंदर अगर पॉल्यूशन हो जाए तो उसका विसर्जन, डाइल्यूशन, उसको खत्म होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर पॉल्यूशन बाहर होता है तो पेड़ पौधे पत्ते क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉल्यूशन को। लेकिन कमरे के अंदर तो कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो वो पॉल्यूशन, इंटरनल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए खतरनाक होता है क्योंकि अंदर कोई पेड़ पौधे नहीं होते। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको ये ताप विद्युत, थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, विशाल लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी दी गई है, रिन्यूएबल एनर्जी दी गई है। सबसे ज्यादा से सबसे कम में आपने इसको अरेंज करना है। तो ये तो सभी को पता है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट से हमें सबसे ज्यादा बिजली मिलती है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट से हमें क्या है, सबसे ज्यादा बिजली मिलती है, लगभग 2,19,809 मेगावाट के आसपास। तो सबसे पहला होगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट दो भागों में है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बाद हमें मिलता है जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमें जल विद्युत से मिलती है। यस, जल विद्युत से ऑलमोस्ट 44 के आसपास हमें मिलती है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद मिलती है हमें रिन्यूएबल एनर्जी और सबसे लास्ट में मिलती है हमें न्यूक्लियर एनर्जी से पावर। तो सबसे ज्यादा थर्मल, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फिर रिन्यूएबल, फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण के स्रोत के रूप में माना गया है? तो ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये है अशोधित वाहित मल। जो मल जल हमारा मिल जाता है पानी में, उससे सबसे ज्यादा दूषित होता है पानी। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? भारत की जो हायर एजुकेशन है वो विश्व में 3rd नंबर पे आती है। सबसे नंबर 1 पे है चीन और सेकंड पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर नो, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बता रहा हूँ। आई थिंक सबसे नंबर 1 पे जो आती है, नंबर 1 पे आती है अमेरिका। नंबर 1 पे कौन सी आती है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पे आती है चीन। नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम के लिए दी जाती है? जो प्रधानमंत्री पीएम फेलोशिप है वो दी जाती है आईआईटी और आईआईएमसी के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेडिकल साइंसेज। तो राज्य और केंद्र विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती है, आपने याद रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती है। और यहाँ पे भी राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये ओनली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है वहां पे ये दी जाती है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त को, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को। तो एबीसी करेक्ट आंसर है इसका। 2 इसका करेक्ट आंसर है।
जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर बजटिंग मतलब एक महिलाओं के लिए अलग से बजट लाया गया था, अभी भी लाया जाता है। उसमें समीक्षा की जाती है कि महिलाओं के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। तो जेंडर बजटिंग के बारे में जो सही है आ, वो यहाँ पे पूछा है। ओके, यह एक अलग बजट है? नो, ये एक अलग बजट नहीं है, इसको आम बजट के अंदर ही लाया जाता है। हालांकि इसमें महिलाओं की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये अलग बजट नहीं है। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक लेखा विधि है? नो, लेखा विधि तो नहीं है, अकाउंटिंग का ये कोई मेथड नहीं है। यह एक बजटिंग नवोन्मेष है, बिल्कुल सही बात है। ये बजट में एक नई विधि है, उसमें क्या है, इनोवेशन है बजट का ये। तो बी एंड डी करेक्ट आंसर, दैट्स मीन एक इसका करेक्ट आंसर है। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? भारत में जो सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बाधाएं आपको बतानी है। सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो नौकरशाह है वो बहुत ही रूड होते हैं, उनकी सख्त अभिवृत्ति होती है, वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सिटीजन सेंटर्ड प्रशासन नहीं बन पाता है। कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, तो अगर अप्रभावी तरीके से कानूनों को लागू किया जाए तो डेफिनेटली वहां पे सिटीजन सेंटर्ड प्रशासन डेवलप नहीं हो पाएगा। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की जागरूकता, अगर नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्यों की जागरूकता होगी तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, सिटीजन सेंटर्ड प्रशासन होगा। युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव होगा, तो इससे भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दैट्स मीन ए और बी ही इसके करेक्ट आंसर है। ए और बी ही इसके करेक्ट आंसर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद दिसंबर के बाद सारे पेपर ऑनलाइन होने शुरू हो गए थे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है जो ऑनलाइन हुआ तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसको डिस्कस करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।